नमस्कार, मिस्टिक भारत गाथा में आप सभी का स्वागत है। हमने आज तक बहुत सुना है गौशाला के बारे में, गौ सेवा के बारे में, गौ रक्षा के बारे में। लेकिन आज मैं आपको जो पॉडकास्ट दिखाने वाली हूँ या सुनाने वाली हूँ, वो कहीं आगे मतलब उसके पहले के प्रश्न को कवर करेगा कि हमें ये गौ रक्षा या गौशालाएं जो गौ चिकित्सा करती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम जो आज पॉडकास्ट करने वाले हैं, वैसी पद्धति जो डेवलप की गई है कि अगर उस तरीके से सिचुएशन को संभाला जाए या किया जाए तो हमें कोई गौ रास्ते पर मरी हुई या रास्ते पर बीमार मिलेगी ही नहीं, तो चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, छोटी मोटी बीमारियों की बात होती है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने, कहते ना, जब तक पागलपन ना हो आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसे मैं उनको गायों के प्रति, सृष्टि के प्रति, धरती के प्रति पागलपन ही कहूंगी। और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें आयात की है, मतलब बनाई है या उनमें संशोधन किया है, जिसकी वजह से हमारे संसार को या हमारी सृष्टि को खूब फायदा हो सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं राकेश जी का। नमस्कार, आपका मिस्टिक भारत गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश जी, आज दुनिया टेक्नोलॉजी की बात करती है, मतलब आज कहीं कहीं चीजें जा चुकी है, लेकिन आपने मिट्टी को, गाय को अपनी टेक्नोलॉजी माना। तो ये सोच की शुरुआत कब और कैसे हुई? देखिए, मुख्यतः जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ था और सभी डॉक्टर ने कह दिया कि अभी ये ठीक नहीं होंगे। लेकिन जब वो पंचगव्य से ठीक हुए तो मुझे लगा कि गोबर और गौमूत्र में जरूर कुछ ऐसा अद्भुत है जिसके द्वारा जो कैंसर ठीक कर सकता है, तो यानी वो बहुत सी और भी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो इसकी जो प्रेरणा है मुझे वहां से मिली जब मेरे ससुर जी को पंचगव्य के माध्यम से कैंसर में लाभ मिला। ओके, और वहां से फिर आपने इस चीज की ये यात्रा पूरी शुरू कर दी। राकेश जी, जैसे हमने देखा कि आप एक थरपारकर नस्ल की गायों को ब्रीड करते हैं, तो आपने यही ब्रीड को क्यों चुना और उसे आगे ले जाने के बारे में कैसे सोचा, और आम गौशाला के बारे में क्यों नहीं सोचा? देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ, तो वहां मेरे मन में एक विचार आया कि अगर गाय के गोबर गौमूत्र से कोई बीमारी ठीक हो सकती है, तो ये जो गाय है, आज हम लोग शहर में कहीं भी जाते हैं, बिजली के खंभों के नीचे हम देखेंगे कि वहां पे बहुत सारी गंदगी होती है और उस गंदगी के ढेर के आसपास आपको गाय, सांड, उसमें से कोई भोजन तलाशते हुए दिखते हैं। तो मुझे बड़ा मन जो है मेरा बड़ा दुखी हुआ कि जो ऐसी चमत्कारिक जीव है, जो कैंसर जैसी बीमारी के अंदर लाभकारी है, वह सड़कों के ऊपर गंदगी खाती घूम रही है। तो इसके जो पंचगव्य को है, पहले इसको देश के सामने रखना कि पंचगव्य कितना आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा ये था कि जैसे हमें जब काम करते हैं तो अपनी क्षेत्रीय नस्ल के ऊपर कार्य करना चाहिए। लोग जैसे आज गिर के पीछे भाग रहे हैं, जिसको देखो हर क्षेत्र में गिर को ले जाके करता है। तो जैसे हम आपको कहते हैं कि सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल, तो रीजन वाइज काम करें और ओरिजिनल पे काम करें। तो जैसे मान लीजिए वेचूर है केरल की, तो यहाँ आकर सुखी नहीं रहेगी, या यहाँ की गाय अधिक बारिश वाले क्षेत्र में जाके सुखी नहीं रहेगी। तो जो जिस क्षेत्र की गाय हो उसी क्षेत्र का संवर्धन करना चाहिए। और चूंकि हमारे क्षेत्र की हमारी जो गाय थी, इसका नाम थरपारकर है, तो इसी के ऊपर मैंने कार्य करना सबसे अच्छा समझा।
इसका ही पीछे एक और कारण हुआ कि क्षेत्रीय गाय तो है ही, वो तो करना ही चाहिए। उसके अलावा जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो घासें होती है, जैसे हमने आपको बताया सेवण है, धामण है, हर क्षेत्र की घास अलग अलग गाय के लिए ईश्वर ने ऐसी प्रदत्त की है या उसकी रचना की है। तो दूसरे क्षेत्र की गाय को लाकर सेवण समझाना और हमारी गाय को ले जाके कहीं कुछ और समझाना, उससे बेहतर होता है वहां के काम करना। और यहाँ पर क्योंकि जो घासें हैं इनके बारे में कहा जाता है कि इन घासों को जब गाय चरकर आती है, ये 10 से 15-15 किलोमीटर दूर दूर तक रेगिस्तान में जाना होता है और वहां जाकर एकदम सूखे मरुस्थल के बीच में घासें होती है। तो अन्य किसी ब्रीड की ताकत नहीं कि इस तरह से जाकर, बिल्कुल। मतलब धरती की कोई भी गाय इस तरह से जाके नहीं चर सकती जैसे थरपारकर चरती है। ओके। मतलब कैसा भी अकाल हो, कांकरेज के जैसे सींग बहुत बड़े हैं, अकाल है, बहुत कमजोर है, बारिश का कोई छींटा पड़ा और कोई घास पॉपअप हुई तो कांकरेज उठ के जाकर उसको नहीं खा सकती या गिर उसको उठ के जाके नहीं खा सकती, लेकिन थरपारकर उठ के जाके उस चारागाह में चर लेगी। और वो जो चारागाह है उसके बारे में कहा जाता है कि मरे हुए को जीवित करने के अलावा ये सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उसमें सारे पौष्टिक तत्व हैं। क्योंकि साल में एक बार केवल वर्षा ऋतु में पॉपअप होती है, उसके बाद में वर्ष भर वहां पे खेती नहीं की जाती। अन्य क्षेत्रों में आप देखिए बारिश का क्षेत्र होता है, हमारे यहाँ का जीवन पूरा चारागाहों और पशुपालन पे इसलिए चलता है क्योंकि हमारी खेती नहीं होती और कभी भी वहां पर हल, अमूमन गोचर के अंदर चारागाहों में हल कभी नहीं चलता। तो भूमि की उर्वरा बनी रहती है, 3 से 4 महीने घास होती है और 8 महीने भूमि सुप्त अवस्था में चली जाकर जो उसकी खोई हुई शक्ति, जो उसने अपनी शक्ति के माध्यम से गायों के पेट में पहुंचा दी है और मनुष्य के पेट में पहुंचा दी है, उसको पुनर्जीवित करने में लग जाती है। 8 महीने वापस उस ताकत को खींचती है और 4 से 5 महीने वापस गाय और मनुष्य को देती है। इसलिए हम इस विषय पर और इसी गाय पर कार्य करने का और अपने ही क्षेत्र में कार्य करने का सोचा। मैंने यहाँ पर आकर देखा कि आपने ये पूरे क्षेत्र को उस घास में परिवर्तित कर दिया है जी और उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन की तरह कैसे पहुंचाएंगे? देखिए मैं बताता हूँ, जैसे अभी आपने पूछा कि आपने एक आम गौशाला खोलने के लिए क्यों नहीं सोचा। हमारे यहाँ क्या है कि गौशालाएं हजारों की संख्या में, लेकिन हमें अपनी एक संकल्पना रखनी पड़ेगी कि मैं गौशाला क्यों खोल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भाई जैसे कोई अंधी लूली गाय है या एक्सीडेंट से ग्रस्त गाय है, हम उनकी लाके सेवा कर रहे हैं। अमूमन गौशाला ये केंद्र नहीं होती है। हाँ, कुछ चिकित्सालय हैं जो इस विषय पे कार्य करते हैं, अन्यथा जिस गाय को समाज छोड़ देता है उनको एक जगह इकट्ठा करके उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करना, ऐसा गौशाला कार्य करती है। लेकिन हमने तय करा था कि हम इस तरह का कार्य नहीं करेंगे। हमारे जो कार्य करने की पद्धति है वो अलग है। मेरा मानना था कि जब तक गाय का संवर्धन नहीं होगा, अच्छा नंदी नहीं होगा, तब तक गाय नहीं बचेगी। आज जो गाय 1-1 लीटर दूध दे रही है इसलिए वो गौशाला में खड़ी है। हम जो प्रयास कर रहे हैं, आज हम 23.25 लीटर दूध तक गाय को ले गए हैं। मेरा एक स्वप्न है कि गाय 30 लीटर दूध तक जाए। 30 लीटर दूध का गाय का जब बछड़ा तैयार होगा और वो किसी गाय को गर्भाधान करेगा तो वो गाय भले 1 बूंद दूध देती या 1 लीटर दूध देती हो, उसकी बछड़ी शर्तिया 10 से 15 लीटर दूध देगी और वो गौशाला में खड़ी रहने को मजबूर नहीं होगी। या तो किसान उसको खरीद के ले जाएगा या गौशाला की समृद्धि का आधार बनेगा। तो अभी जो गाय वहां खड़ी है उसकी अगली पीढ़ी गौशाला में नहीं खड़ी रहे, ऐसी मेरी संकल्पना है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैं अपनी मूल संकल्पना अभी आपके सामने रख देता हूं। हम जो है मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति कैसे हो इस विषय पर कार्य कर रहे हैं और इन दोनों की पूर्ति केवल गौ और धरती के माध्यम से कर सकते हैं। गौ धरती की पूरक है और धरती गौ की पूरक है। मैंने आपको बताया जब गोबर धरती पर गिरता है उससे जो घास तैयार होती है उससे गाय को पुष्टि मिलती है, यानी गाय सुपोषित होती है और वो चारा जब गाय खाती है तो गाय सुपोषित होती है। तो सुपोषण के साथ वो अच्छा गोबर धरती पर देती है। तो धरती को जब अच्छा गोबर देती है, गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन आदि देती है और धरती हमें अनाज, फल, सब्जी, पेड़, जड़ी बूटियां आदि देती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के माध्यम से सुपोषित होती है, तो जब इनसे हम इन चीजों को प्राप्त करके हम जब उनका सेवन करते हैं तो हम सुपोषित होते हैं। और कहीं गलती से मनुष्य अगर गाय का गोबर ले ले और गाय का घी लेके हवन कर दे तो ब्रह्मांड का कण कण सुपोषित होता है। तो कैसे हम मानवीय बीमारियों को दूर कर सके, क्योंकि मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ, तो गाय और धरती के माध्यम से कैसे करें। अब हम ये करते कैसे, हम अच्छी नस्ल के नंदी तैयार कर रहे हैं ताकि अच्छी नस्ल, अच्छी जिसको कहते हैं कि क्वालिटी का गोबर धरती को मिले, हम उनको सारा पोषण प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से हम अच्छी खाद तैयार करके और भूमि को पोषण प्रदान कर रहे हैं। हम
ऐसी ऐसी घासें तैयार कर रहे हैं जिसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप सके, जिसमें छोटे छोटे जीवाणु जो गाय और खेती के लिए काम कर सकते हैं, उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करते हैं। तो लोग पूछते हैं उनके भोजन और आवास की व्यवस्था कैसे? तो हम सेवण और धामण जैसी घासें या अलग अलग तरह की घासें लगाते हैं जहां ये जीव जंतु पनपते हैं और फलते फूलते हैं और ये भूमि और गाय को पोषित करने का कार्य करते हैं। हम तीन चीजें केंद्र में रख रहे हैं, गाय, भूमि और पर्यावरण। ये तीनों चीजें, अब जैसे मैंने आपको बताया, भूमि के लिए हमने अच्छी खाद तैयार कर दी और गाय के लिए अच्छा चारा तैयार कर दिया और ये सब हमें दोनों देते हैं। अब होता क्या है, पर्यावरण के लिए जैसे हम खेजड़ी जैसे पेड़ों को लगा रहे हैं जो बहुत कम पानी में होते हैं और थरपारकर जैसी गाय पाल रहे हैं जो कम पानी में होती है। ऐसी वनस्पति जो बहुत कम पानी में होती हो, भारी गर्मी, भारी सर्दी, बिना पानी के, अधिक वर्षा के रह सकती हो, तो उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। और वनस्पति के माध्यम से, घास के माध्यम से, वो जो घास गाय खाएगी तो वो सारे गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्लस सेवन खा के जो गाय के शरीर में ताकत और जो पोषक तत्व आएंगे वो पौधे से गाय में ट्रांसफर होंगे और गाय से मनुष्य में ट्रांसफर होंगे, तो मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आज सारे गोपालकों, गौशाला वालों को इस तरह की वृत्ति और इस तरह की संकल्पना को विकसित करने का अपने अंदर एक प्रयास करना चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया कि इनके माध्यम से जो पोषण मिला, हम लोग क्या करते हैं मानसिक अवसाद के लिए, जैसे शंखपुष्पी है, जैसे ब्राह्मी है, जैसे हमारे यहाँ एक पौधा होता है जिसको हम गोरख मुंडी और गोरखपान, नाम याद आ गया मुझे, इन जैसे चीजों की खेती करते हैं या उनको हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब गाय ये खाकर आती है तो मस्तिष्क के लिए जो कार्य होते हैं, उसका जो घी हमें प्राप्त होता है, उससे जो पंचगव्य तैयार होता है, तो नाक में हम लोग नशे करवाते हैं। मानसिक अवसाद से भी मनुष्य जब ग्रसित होता है, वहीं से सारी बीमारियां होती है। तो मानसिक अवसाद ठीक होगा तो सारी बीमारियां होंगी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि बीमारियां मन से होती है, शरीर से नहीं होती। तो मन ठीक होगा तो उसको अधिक बीमारियां नहीं होंगी। इस पर हम कार्य कर रहे हैं। हम जो सबसे मुख्य कार्य कर रहे हैं, इन सब लोगों का, गौशाला वाले, किसान, गोपालक, इन सब के प्रशिक्षण का कार्य भी हम कर रहे हैं। इनकी मनोवृत्ति को बदलना जी। आज किसान अपने आप को प्रदाता नहीं समझ रहा है, आज वो अपने आप को बहुत छोटा समझता है। वो ये नहीं जान रहा कि सारी भूमि का पोषण करने वाला किसान है। बिल्कुल। जिस दिन इस तरह के लोग ट्रेनिंग लेकर ये तैयार हो जाएंगे कि हम समाज का निर्माण कर रहे हैं और हमारे माध्यम से ये पुनीत कार्य हो रहा है और इसको और गहरे मनोभाव से करेंगे, तो मुझे लगता है समाज की अनेक अनेक समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी आप पूछेंगे जैसे और क्या कार्य करते हैं, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए एक पूरा प्रशिक्षण केंद्र हमने यहाँ पर स्थापित किया है। ओके, ग्रेट। एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको हंसी आएगी सुन के। हमारे यहाँ पर जब हम लोग खाना बनाते हैं या घी गर्म करते हैं, तो हम उसको गाय के कंडे पर ही बनाते हैं सारा। तो गाय के कंडे की जो राख होती है, अमूमन क्या करता है समाज, उसको कचरा समझ के बाहर फेंक देता है। और होता क्या है कि वो जो राख है उनको लगता है ये कोई काम की नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उस राख को उठाकर, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको हंसी आएगी, उस राख को सबसे पहले हम लेते हैं, उसको छानते हैं और उसको छानकर हम सबसे पहले उसका एक गोमय भस्म करके एक पाउडर हम बना के मार्केट में देते हैं, उसको पानी को अल्कलीन करने के लिए। दूसरा हम क्या करते हैं, उसी गोमय भस्म से हम टैबलेट्स बनाते हैं। एक एक टैबलेट में, जैसे आपको बता रहा हूँ, हमने होलसेल में 120 रुपीज में एक डब्बी देते हैं। आप कल्पना करिए अगर 5 डब्बी भी हम दिन के भेजें तो एक गाय के पूरे दिन के गोबर के एक छोटे से हिस्से से, मतलब एक दिन के गोबर के छोटे से हिस्से से 10 गायों को बड़े आराम से पाला जा सकता है। तीसरा हम उससे क्या कर रहे हैं, हम उससे दंत मंजन बना रहे हैं उसी गोमय भस्म यानी राख से। चौथा हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे बर्तन बनाने की बार बना रहे हैं। पांचवा हम क्या कर रहे हैं, उससे नहाने की साबुन बना रहे हैं। छठा हम क्या कर रहे हैं, आज मार्केट में जैसा अभी आप कह रहे थे कि एल्कलीन पानी की बहुत मांग बढ़ रही है। मैंने ऐसा देखा 800, 900, 900 रुपए की छोटी छोटी सी बोतल आती है पानी को एल्कलीन करने के लिए, और हमने पाया कि आधा घंटे बाद वो पानी वापस न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन गोमय भस्म से तैयार पानी कभी भी नॉन एल्कलीन नहीं होता वापस से, और एक्टिव एल्कलीन बना रहता है। तो हमने ऐसा लिखा है एक्टिव एल्कलीन मिनरल वाटर, यानी इसमें एल्कलीन भी होगा। एल्कलीन में कई चीजें पानी को एल्कलीन कर रही है, लेकिन वो 22 मिनरल नहीं देती, वो ओआरपी नहीं देती, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जो आपकी चमड़ी को धीरे धीरे झुर्रियां डाल रहा है। जैसे लोहा रस्ट से गल जाता है, वैसे हमारा शरीर गलता है, उसको रोकने की ताकत ये गोमय भस्म रखती है। आपके शरीर के अनेकों अनेक विजातीय तत्वों को, जहर को बाहर निकालती है। ये पानी हमने इंट्रोड्यूस किया, डिटॉक्स करती है। उसके अलावा हमने 2 बहुत गजब की चीजें, इसमें 3 बहुत गजब की चीजें करी। एक और
एक हमने इसमें क्या करा है, गैस न्यूट्रलाइजर बनाया है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, एक संयंत्र से हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हुई तो उससे कई आदमियों की मौत हो गई। आपको जानकर अचंभा होगा कि वही हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे टॉयलेट से भी निकलती है। आई नो, आजकल केसेस भी बहुत बन रहे हैं, टॉयलेट में हार्ट अटैक आ गया, हाँ, टॉयलेट में ये हो गया। टॉयलेट के अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, मीथेन निकल रही है। इन सब के साथ में इंसान को सीने में तकलीफ होती है, जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन उसको समझ नहीं आता क्यों। केवल और केवल गोमय भस्म का जो ये लिक्विड तैयार होता है, ये उन गैसेस को न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखता है। सोचिए अगर ये प्रोडक्ट 20 से 30 रुपए में भी अगर घरों में पहुंच जाता है तो गाय कितनी ऐश्वर्यवान है। इसके साथ हमने अभी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट किया, हमने गाय के इसी भस्म में जड़ी बूटियां मिलाते हुए, ताकि इसमें एक अच्छी सुगंधित एक पाउडर तैयार हो, हमने पहला दुनिया का गोमय भस्म का टेल्कम पाउडर इंट्रोड्यूस किया है। आपने सुना होगा भगवान शिव कैलाश पर्वत पे गोमय भस्म शरीर पे लगा के ऐसे बोलते हैं ना कि लेप करके वो बैठते थे ताकि उनको सर्दी नहीं लगती। तो वही चीज हम लोग आज ये देख रहे हैं कि ये जो पाउडर हमारा अगर कोई भरी गर्मी में लगाकर निकलेगा तो उसको गर्मी नहीं लगेगी, और इस पाउडर का कोई भरी सर्दी में लगाकर निकलेगा तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। शरीर की बहुत सारी एलर्जी को ये पाउडर ठीक करेगा और चमड़ी के अनेकों अनेकों रोग का ये शमन करेगा। तो आप कल्पना करिए, जिस गोबर के कंडे की राख को गौशाला वाले, घर वाले, गांव वाले किसान उठा के बाहर फेंकते और उसका ढेर लगाते रहते हैं, उस राख के माध्यम से हम एक और इसमें कीट नियंत्रक और एनर्जाइजर जिसको कहते हैं एनहांसर, खेतों में जो किसान होता है उसको भी हम इसके द्वारा एक एनहांसर बना के देते हैं कि कैसे रोग मुक्त हो रहे हैं। यानी कीट नियंत्रक जो वो जहरीला डाल रहा है वो भी नहीं डाले। कितने प्रोडक्ट मैंने आपको केवल गाय की राख से बना दिए। गौशाला वाले और किसान अगर इसको समझ जाएं और समाज विदेशी केमिकलों से मुक्ति पा ले और इन सब चीजों को एक्सेप्ट करे, तो गाय आज अरबपति बनी खड़ी है। बस आवश्यकता है हमारी एक्सेप्टेंस की। बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को ये कहना चाहूंगा कि जिस केमिकल को आप अपने घर में ला रहे हैं और अपने घर में रोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल इस छोटे से उत्पाद के कारण आप अपने घर से अनेकों अनेकों रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे गायों की हॉस्पिटल्स नहीं हो, वैसे इंसानों की भी हॉस्पिटल जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, तो ये राख का चमत्कार, मैंने इतना सा विषय आपके सामने रखा। बिल्कुल। राकेश जी, जैसे मैं यहाँ आई और मुझे पता चला कि अभी गोपाष्टमी का पर्व चल रहा है और आप मना रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी देंगे कि उसकी क्या महत्वता है? देखिए, अमूमन मैं देखता हूँ सारा समाज, पूरा भारत अभी कई दिनों से लगा हुआ है कि हमें गोपाष्टमी का पर्व मनाना है। गोपाष्टमी का पर्व इसलिए मनाते हैं कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण गैया लेकर बाहर निकले थे पहली बार, इसलिए गोपाष्टमी मनाते हैं। दरअसल जब कृष्ण जी थोड़ा समझने लगे तो अपने पिताजी से कहा कि मैं भी गैया चराने बाहर जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि रे कान्हा, अभी समय नहीं हुआ है, अभी सारी फसलें खेत में खड़ी है, अभी तुम गाय छोड़ोगे तो फसलें खराब करेगी, तो थोड़े दिन ठहर जाओ। दिवाली जब आती है, दिवाली के आसपास हम अपने खेतों से फसलें काट लेते हैं, और दिवाली का पर्व भी इसलिए मनाया जाता है कि अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है कि नहीं, ये वो चेक करने के लिए दिवाली और होली मनाई जाती है। वो जब फसलें कट जाती है, जब खेतों में फसलों के अवशेष रह जाते हैं, उनको खिलाने के लिए, और जो खेतों के आसपास में घास रूपी जो औषधियां अब पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, उसमें शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कई बार गुजर चुका है और उन घासों को सभी तत्वों से संतृप्त कर चुका है, तो अब गाय आतुर भी है और तैयार भी है बाहर जाने के लिए। तब समाज उन गायों को छोड़ता है और भगवान श्री कृष्ण इस दिन गोपाष्टमी के दिन निकले, इसलिए हम गोपाष्टमी मनाते हैं। अगर सप्तमी को निकलते तो गो सप्तमी मनाते हैं, नवमी को निकलते तो गो नवमी मनाते। अब इस विषय को न सिर्फ गौशाला बल्कि समाज, किसान, गोपालक, उन सबको समझना है कि ये अब जो समय है ये धरती के, गाय के, हम सब के पुष्टि का समय है। कैसे? अब गाय बाहर निकलेगी, फसलों के अवशेष खाएगी, और जितनी भी घासें जो मुंडेरों पे लगी है या फैलो लैंड पे लगी है या जो गोचर भूमि जहां कोई जाता नहीं, वहां जो लगकर पनप चुकी है, सारे तत्वों का अपने अंदर समावेश कर चुकी है, अब उन घासों को ये गाय खाएगी। आपको जो भी बीमारी है उन सब का शमन ये करने की क्षमता रखेगी। और जब ये गाय खुले विचरण के लिए निकलेगी तो अपने साथ गोबर करेगी, गौमूत्र करेगी, तो धरती को भी पुष्ट करेगी जी। और अब जो ये धरती को पुष्ट करेगी, अगले वर्ष जब वापस इससे हमें फसलें प्राप्त होगी तो हमें भी पुष्ट करेगी, क्योंकि गाय हमें सब कुछ देती है और धरती हमें सब कुछ देती है। तो इन दोनों की पुष्टि का समय, अब जब शरद पूर्णिमा का दिन निकल जाता है और चैत्र मास का जो प्रथम दिवस आता है जी,
मैं एक और बात आपके सामने रखूं कि चैत्र मास का जो प्रथम दिवस, जिसको न्यू ईयर के रूप में लोग मनाते हैं या नव वर्ष के रूप में लोग कहते हैं, हिंदू नव वर्ष है, जिसको 5000 से गिनते हैं, दरअसल 1,96,58,53,127 वर्ष चल रहा है जब हमारी मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो मनुष्य उत्पत्ति का दिन वो होता है जो चैत्र मास का जो प्रथम सप्ताह होता है, जिसमें हम नवरात्रे मनाते हैं। जी। सर्दियों के इन 4 महीनों में हमने लड्डू खाए, मेथी के लड्डू खाए, गोंद के लड्डू खाए, किसमें बनाकर खाए? गाय के घी में खाकर खाए। तो हरिये का घी, अब जो गाय ये खाकर आ रही है, इसका जो घी हमें प्राप्त होगा वो कितने पोषक तत्व लिए हुए होगा, इसका जो दूध होगा कितने पोषक तत्व लिए होगा, उसकी कल्पना आप करिए। वो जब दूध और घी हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर को कितने पोषक तत्व मिलेंगे, हमारे शरीर को कितना सुपोषण मिलेगा, ये विषय भी जानने का है। तो शरद पूर्णिमा से लेकर चैत्र के प्रथम दिन तक हम लोग खा पी के तैयार हो जाते हैं, और चैत्र के महीने में नवरात्रे आते हैं कि तुमने जो ये खा लिया है, अब खून बदलने का समय है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अब 9 से 18 दिन कम खाकर या जो अभी तक आपने खाया है उसको पूरा पचने दो, और चैत्र मास में अपने गाल देखो, अपनी लालिमा देखो। लोग कहते थे कि चैत्र मास में पुष्टि का जब समय समाप्त हो जाता है एक तरह से, उस समय लोगों के गाल देखते थे। तो आप देखते हैं पेड़ों में नए पत्तियां आती है, नए, जैसी चैत्र मास में बिल्कुल सब ग्रीन ग्रीन अपने आप ही होने लग जाता है। उसी तरह से उसी समय मनुष्य में नया खून, नई त्वचा, नई आभा होती है। हमें देखना चाहिए कि चैत्र में हमने अभी तक इन 4 महीनों में कितना पोषण प्राप्त किया है, ये देखने का समय चैत्र होता है। और उस समय व्रत इसलिए रखते हैं कि जो अब तक हमने खाया वो अच्छे से सुपाच्य हो, उसका खून अच्छे से बने। ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में धरती, गाय, मनुष्य और पर्यावरण, इन सबका पूरा पुष्टि का समय होता है। लेकिन इन सबकी दूरी होती है गाय और धरती, यानी गाय के घी से जो हम चीजों का पान करते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है। तो गोपाष्टमी के पर्व को हम आइए उसके वैज्ञानिक आधार को समझें, और गोपाष्टमी से लेकर अब किसान, आपका गौशालाएं या गोपालक, ये सब अब तैयार हो जाएं कि अब अगले 4 महीने अपने शरीर को खिलखिलाता हुआ सा बनाना है। नई चमड़ी, जिनका विवाह होने वाला है मान लीजिए 4 महीने पूर्व, वो भी अब अपने त्वचा को, अपने शरीर को नया निर्माण करने के लिए अभी लग जाएं। तो अब से 4 महीने ये पोषण का समय है, गोपाष्टमी ऐसा बताती है। वाह, आज मुझे आपकी ये बात से अभी ऐसे समझ में आ रहा है कि क्या रीजन रहा होगा। जैसे आपने शरद पूनम की बात कही, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि दूध और पोहा चांदनी में रखते हैं और उसे खाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है कि वो चीजें भी अपने शरीर को क्लेंजिंग का ही काम कर रही है। जी, दैट्स वंडरफुल। राकेश जी, अभी हमने काफी सारी चीजें देखी, लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो उससे पता चला कि आप बहुत और भी कुछ कर रहे हैं। अगर उस पर थोड़ा दृष्टिकोण डाल सके। देखिए, हमारा सबसे पहला काम तो गौ संवर्धन का है। थरपारकर नस्ल के 198 नंदी यानी 198 नंदी यानी बुल हम तैयार करके पूरे देश में दे चुके हैं, और 400 से अधिक हीफर यानी बछड़ियां हम दे चुके हैं देश को। मेरा एक स्वप्न है कि 5000 वर्ष पूर्व हमारी देसी गाय की नस्ल की शुद्धता और सुंदरता कैसी रही होगी, उसको देश के सामने रखना है। तो हम एक बच्चे को उसकी माँ का पूरा पूरा दूध वर्ष भर पिलाएं, ऐसा साहस हम कर रहे हैं। समाज हमें कुछ हद तक उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। तो अच्छे नंदी तैयार करके देना पहला हमारा कार्य है। दूसरा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं 127 झरने यहाँ पर बहते हैं। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस 127 झरने का पानी जो पहले व्यर्थ बहकर जाता था, अब एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाता। यहाँ भूमिगत जल स्तर, जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर लेवल, जिसपे आज शायद समाज ध्यान नहीं दे रहा। ट्यूबवेल से पानी निकाल रहा है, कुएं से पानी निकाल रहा है, तालाब से, झील से पानी निकाल रहा है, भर कौन रहा है? भरेंगे नहीं तो एक दिन खाली हो जाएगा। तो उसके पुनर्भरण का कार्य हम कर रहे हैं। तो पानी यहाँ 410 फीट पे था, आज 120 फीट पर है, यानी 290 फीट पानी हमने ऊपर लिया। तीसरा, जो मनुष्य स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है, वो है हमारा प्राण पोषण। हमने यहाँ पर 81,000 ट्रीज का रोपण यानी 81,000 पेड़ हम रोपित कर चुके हैं, और उनके माध्यम से पर्यावरण की पुष्टि का कार्य कर रहे हैं। चौथा काम हम यहाँ पर ये करते हैं कि विशाल चारागाह का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टर्निंग डेजर्ट इनटू ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड के माध्यम से हम बता रहे हैं किसानों को और गांव वालों को कि अपने ही गोचर भूमियों पर कब्जा मत करो, उन गोचर भूमियों पर चारागाह विकसित करो, ताकि गायें निःशुल्क चर कर आए, आपका गोपालन 0 बजट पर हो जाए, और वो दूध जब बच्चे पिएंगे या उसका घी जब खाएंगे तो बुद्धिमान और शक्तिमान बनेंगे। तो ग्रासलैंड तैयार कैसे करना, उसके बीज भी हम विस्तृत रूप से लोगों को बांटते हैं। जो भी मैंने गोपाष्टमी की बात बताई, उसमें एक और विषय था
कि बीजों को कलेक्ट करने का समय होता है। इस समय बीज भी सब जगह पककर तैयार होते हैं जी। तो बीज भी किसान को इकट्ठा करना चाहिए, वो भी उसके समृद्धि का आधार, मतलब बीज भी बेच सकता है वो। अगले वर्ष कैसे चारा का विकास करने उसके लिए तो बीज चाहिए होंगे, तो वो बिल्कुल। बीज भी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि गोबर गौमूत्र से क्या क्या संभावित उत्पाद बनाए जा सकते हैं वो हम बनाते हैं जी। और उसका प्रशिक्षण ग्रामीणों को, गौशाला वालों को और देश से जो भी आकर सीखना चाहता है, जो आपने मुझे कहा कि आप प्रशिक्षण क्यों नहीं देते, हम ऑलरेडी वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक प्राकृतिक खेती उसका एक मॉडल खड़ा किया है, जहाँ किसान कहता है कि बिना यूरिया डीएपी, बिना केमिकल, बिना जहरीले रसायनों के खेती नहीं हो सकती। वो हम यहाँ पर कर कर बहुत ही पुष्प पल्लवित और बहुत ही उन्नत खेती कर कर उसको दिखा रहे हैं। पिछले साल हमारे यहाँ कृषि मेले में हमने 17.5 फुट नेपियर की घास यहाँ से उगा के वहां मेले में ले जाके दिखाई थी, तो लोगों ने कहा कि ये कैसे संभव है, तो हमने कहा गोबर गौमूत्र के माध्यम से हुआ। उसके अलावा हम यहाँ पर एक स्वावलंबी चिकित्सा और पंचगव्य चिकित्सा का कोर्स भी यहाँ पर चलाते हैं। उसमें हम लोग देश भर से लोगों का प्रति महीने यहाँ कैंप रखते हैं, वो यहाँ आकर यहाँ पर उन सारी चिकित्सा पद्धतियों को सीखते भी हैं और उनको अगर कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक भी करके जाते हैं। इसके अलावा एक छोटा प्रकल्प जो अभी इंतजार कर रहा है, हमारे खाना हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, जी, हमने यहाँ एक वैदिक रसोई का निर्माण किया है, उसको भी मैं चाहता हूँ आप कवर करें। जी। मिट्टी के बर्तन में ही कच्ची रसोई रखना, यानी कि अनाज, दालें, मसाले सब मिट्टी के बर्तन में रखना, ऐसा क्यों? अगर आप पीतल के बर्तन में कोई अपना अनाज रखते हैं तो उसमें पीतल के गुण आएंगे, सोने के बर्तन में सोने के गुण आएंगे, चांदी के बर्तन में चांदी के गुण आएंगे। लेकिन जब आप मिट्टी के बर्तन में अगर कच्चा अपना रसोई रखते हैं तो उसमें 18 तत्व मिट्टी उनको प्रदान करती है। तो हमने मिट्टी के अंदर ही कच्ची रसोई रखना, मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाना, मिट्टी के बर्तनों में ही खिलाना और मिट्टी पर बैठाकर खिलाना। अभी जब आप वहां बैठेंगे देखेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि मैं पुनः एक प्राचीन गांव में आ गई और मैं मेरी दादी के पास में बैठकर वो खाना खा रही हूँ। तो ये भी एक इंसान के पोषण का हमने जो ये पूरा मॉडल खड़ा किया है, ये मानव जीवन की जितनी भी आवश्यक तत्व है उनकी पूर्ति के लिए। हमारे जो कमरे बने हुए हैं वो भी आप अभी देखेंगे कि सारे गोबर और मिट्टी से बने हुए हैं। सीमेंट हमारी ऊर्जा को खींचता है जबकि गोबर हमें ऊर्जा देता है। हमने इवन बाथरूम और टॉयलेट में भी गोबर लगा रखा है, फर्श में भी गोबर कर रखा है, ताकि जो मनुष्य वहां आएगा उसको वो ऊर्जा देंगे। बिल्कुल। वहां पर वो रहेगा, हमारे देसी भोजन करेगा, हमारी जो गाय बाहर चरकर आ रही है उसी के गाय के दूध को यहाँ पान करेगा और उसी से वो घी खाएगा, उसी को लगाएगा। आजकल एक विषय और होता है, लोग बोलते हैं साहब घी महंगा बहुत है, खाएं कैसे? तो मैं कहता हूँ भाई खाओ मत, लगा लो। तो कहाँ लगा लो? आंखों में लगा लो। अच्छा, इस धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आंखों में लगाया जा सकता है, कान में लगाया जा सकता है, नाक में लगाया जा सकता है, मुंह में डाला जा सकता है, नाभि में डाला जा सकता है, गुदा में डाला जा सकता है जहां से आप मल निकालते हैं, और पैरों के तलवे में लगाया जा सकता है। अनेक अनेक रोग, सबसे खास करके जो मानसिक थकान, जो मानसिक चिंताएं, अवसाद, जब आप 2-2 बूंद नाक में डालते हैं तो मनुष्य एक जो मेंटल स्टेबिलिटी इसको चाहिए वो उसको मिलती है। छोटी उम्र में जिनके बाल झड़ रहे हैं, जिनको सुबह उठ के 40-40 छींकें आती है, जिनका नाक निरंतर बहता रहता है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, ऐसे 56 बीमारियों को घी अगर 2-2 बूंद नाक में डालें, जिनको लकवा मार गया है, उनके लिए कार्य करता है। आंखों की ज्योति प्रदान करता है, कान के सुनने की क्षमता को प्रदान करता है। नाभि में लगाते हैं तो पूरे शरीर के संचार तत्वों को एक जगह पर खींच कर रखता है, उसको सुचारू रूप से चलाता है। गुदा में डालते हैं तो आपके जैसे फिस्टुला है, इजी करता है, फिस्टुला है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो मस्से हो जाते हैं लोगों को वो, और पैरों के तलवे में लगाते हैं तो सभी अंगों उपांगों को नई ऊर्जा और नया बना देता है। तो ऐसे सारे विषयों पर यहाँ मनुष्य रहकर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसा इस आश्रम को हम तैयार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही मतलब अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज की बोलते हैं ना कि ऐसा ढूंढ रहा है कि भाई मेरे शरीर से वो सारी डिटॉक्सिफाई हो जाए और प्राकृतिक जगह मिले, बिकॉज शहरों में तो ये चीजें मिलती नहीं है, वो यहाँ आकर रह सकता है। देखिए यहाँ का वातावरण और यहाँ की भूमि जो सुपोषित और गाय सुपोषित है। अब ये विषय मैं एक बार फिर आपके चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि भूमि और धरती सुपोषित होंगी और पर्यावरण सुपोषित होगा तो मनुष्य को किसी भी बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जन स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं हैं, इन दोनों को पहले, आप कोई लोग कहेगा कैसे ताकतवर बनाए, 3 महीने में धरती अपना परिणाम देती है और 3 महीने में गाय अपना परिणाम देती है, और 1 घंटे में अगर हवन करते हैं तो हवन अपना परिणाम देता है। और आपको क्या चाहिए, और खाते हैं तो खाने के बाद में शरीर में जाकर जो वो मज्जा बनता है 7 दिन बाद वो परिणाम देता है। इससे जल्दी परिणाम आप क्या चाहते हैं? पर इस विषय को समझना है कि किस तरह से मनुष्य सुपोषण का कार्य हम कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। बिल्कुल।
राकेश जी, अब हम अंत में आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट के। खैर, आपके पास तो इतने विषय हैं, हम करते रहेंगे और भी विषय पे बात करते रहेंगे, लेकिन आज के पॉडकास्ट में एक अंतिम समाज के लिए कोई मैसेज। मैं पुनः उस मैसेज को दोहरा रहा हूँ, हम सारे लोग भूमि सुपोषण और गौ सुपोषण के लिए कार्य करें। देखिए, केवल यही समाधान है। बाकी आप दुनिया भर के महंगी टेक्नोलॉजी लाइए, महंगी दवाइयां बना लीजिए, उन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। गाय और भूमि, यही दोनों हमारी सुपोषण का आधार है और हमारी सारी शारीरिक समस्याओं के समाधान इन्हीं के माध्यम से किया जा सकता है। किसान, गोपालक, गौशाला वाले और समाज सब मिलकर इस हमारे अभियान में हमारा सहयोग करें तो हम पूरे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, उसका हमें ज्ञान दिया और हम इसी तरह आपके साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम चाहते हैं अगली बार आप जरूर आए और कई जी विषयों बिल्कुल, को भी ये हम कवर करेंगे। हम आज हमारे दर्शकों को कह रहे हैं कि इसमें कई और सीरीज आएगी, जी, तो हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमने राकेश जी के माध्यम से जाना कि हमारा इकोसिस्टम जो पहले था वो कितना सुंदर था और आज हम सब प्रयास करके उसको वापस उस तरह से बना सकते हैं। कितने रोगों से मुक्त अपने आप को किया जा सकता है, स्वस्थ रहा जा सकता है, सुखी रहा जा सकता है। तो ऐसी और कई बातें हम मिस्टिक भारत गाथा पर लेकर आएंगे, ऐसी और कई जगह आपको दिखाएंगे, पर इसके लिए आपको हमें ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा। तो प्लीज मिस्टिक भारत गाथा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर करिए ताकि इसकी अवेयरनेस और बढ़े। धन्यवाद।